आखिर वो क्या चीज है जो हमें होशो हवास से भरपूर एक नायाब इंसान बनाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही, लेकिन अब कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या मौत हमारा अंत है? सिर्फ एक सन्नाटा, अंधेरा, खालीपन, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसी दिव्य चमक मौजूद है जो हमारा शरीर बेजान हो जाने के बाद भी जिंदा रहती है? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स हजारों सालों से इस सवाल से जूझते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका सामना आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। एक सुबह जब मैं 6 साल का था, मेरी दादी नींद से नहीं जागी, न उस दिन न उसके बाद कभी। ये मौत के साथ मेरा पहला तजुर्बा था। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक तो वो थी, लेकिन आज वो नहीं है। क्या वो हमेशा के लिए जा चुकी थी, या फिर अब भी वो किसी रूप में जिंदा थी? हिंदू, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। कुछ धर्मों के मुताबिक मरने के बाद इंसान एक और बेहतरीन दुनिया में प्रवेश कर जाता है, या फिर इसी दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। लेकिन इन सब बिलीफ्स में एक ही चीज कॉमन है, और वो ये कि हमारा शरीर सिर्फ हमारी आत्मा का एक चोला है और आत्मा अमर। कई लोग मन ही मन इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन क्या इस बात को साइंटिफिकली साबित या खारिज करने का कोई तरीका है? एबन अलेक्जेंडर पिछले 15 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी करते और पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन 2008 में उनके करियर में अचानक एक ऐसा अजीब मोड़ आया जिससे मौत के बाद के जीवन की संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। वो एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के शिकार हो गए और गहरे कोमा में चले गए। मेरे ख्याल से अगर आप इंसानी मौत का एक बेहद करीबी एक्सपेरिमेंटल मॉडल देखना चाहते हैं तो मेनिंजाइटिस से बढ़िया कोई और मॉडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी आपके दिमाग की पूरी बाहरी परत पर जबरदस्त हमला बोलती है। ये मेरी खोपड़ी की कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे दिमाग की बाहरी परत पूरी तरह से पस से ढकी हुई है। ये सारे बैक्टीरिया सारा ग्लूकोज चट कर चुके हैं और अब सिर्फ मेरे ब्रेन सेल्स बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। इसलिए मेरा पूरा नियोकॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है पूरी तरह से बंद हो चुका है। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद आखिर अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आए। ये एक चमत्कार ही था कि महीने भर में वो फिर से पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। मुझे याद है शुरू में जब मैं गहरे कोमा में था तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। उसे मैं कभी कभी दुनिया का अर्थवर्म आई व्यू भी कहता हूँ। कुछ भी साफ नहीं था, धुंधला सा, ब्राउन रेड ब्लैक सा। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे सिर पर जड़ें उगाई हूँ और मैं बहुत लंबे समय से वहां पर हूँ। मुझे कुछ याद नहीं था, ना अपनी जिंदगी, ना कोई शब्द। मेरी आवाज जा चुकी थी। आईसीयू रूम में मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं। और फिर इस सब के बीच अचानक मुझे धीमा धीमा संगीत आकार लेता नजर आया। धीरे धीरे वो संगीत फैलता गया और उसके साथ ही वो मनहूस धुंधलापन, वो अंधेरा छंटता चला गया। अचानक मैंने अपने आप को एक बेहद खूबसूरत वादी में दाखिल होते हुए पाया। मुझे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मुझे अपने हाथ पैर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे थे, पर मुझे इस बात का एहसास जरूर था कि मैं किसी तितली के पंख पर मौजूद कोई छोटा सा कण हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत तितली थी और वहाँ वैसी ही लाखों तितलियां हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थीं और वो झुंड में बहुत ही सुंदर आकार बनाकर उड़ान भर रही थी।
और फिर हम सब ये ब्रह्मांड छोड़कर उस लोक में दाखिल हुए जिसे अब मैंने कोर का नाम दिया है। वो जगह इतनी बड़ी थी और उसका कोई और छोर नहीं था। हालांकि वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे ब्रह्मांड से बाहर उस जगह पर पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति का सुखद एहसास हो रहा था जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सच कहूँ तो मुझे सारे ब्रह्मांड अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे और ये बात बिल्कुल साफ थी कि प्यार उन सब ब्रह्मांडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ, ठीक इसी तरह का अनुभव पहले भी ऐसे कई लाखों करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। लगभग वो सभी लोग कुछ इस तरह की बातों का दावा करते हैं जिनके आधार पर साइंस अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि हमारे मौजूदा जीवन के परे भी कोई और जीवन है। न्यूरो साइंटिफिक एंगल से ये बात किसी को समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा साइंटिफिक दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद वो सब मुझे एकदम साफ साफ याद था। मैंने न्यूरो फिजियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी से रिलेटेड कई मॉडल्स तैयार किए, लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से किसी से भी मुझे ये जान पाने में खास मदद नहीं मिली कि इस एक्सपीरियंस के बाद मैं जिन इतनी साफ यादों के साथ वापस लौटा था वो मेरे मन में आखिर कहाँ से आई। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका कोई भी क्लियर न्यूरोफिजियोलॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एबन अलेक्जेंडर का तजुर्बा यकीनन इतना जबरदस्त था कि उसने उनकी जिंदगी बदल कर रखी, लेकिन किसी भी सूरत में उसे बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। ब्रूस ग्रेसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने मौत के मुंह से निकलकर आने वाले लोगों के लगभग 1000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है। मौत की चौखट से जिंदा लौट कर आने वाले ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उन्हें कोई तेज चमकती हुई रोशनी नजर आती है जो बेहद गर्मजोशी और बेपनाह मोहब्बत के साथ उन्हें अपनी ओर खींचती है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई फरिश्ता या देवता भी नजर आता है जिसे वो गॉड या क्राइस्ट भी कहते हैं, या उसे ना पहचान कर उसे कोई महाशक्ति कह देते हैं। कई साइंटिस्ट इन दावों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये दावे लोगों के दिमागी फितूर के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब भयंकर शारीरिक दबाव की स्थिति में हमारे दिमाग के नर्व सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। 70 के दशक में अमेरिका की एयरफोर्स अनजाने में इस बात से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर बैठी। साइंटिस्ट ने पायलट्स को सेंट्रीफ्यूज यानी एक तरह की अपकेंद्री मशीन में घुमाकर उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स डाला। इससे उनके शरीर का पूरा खून खींचकर उनके पैरों तक पहुंच गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। इस वजह से वो सब बेहोश हो गए। होश में आने पर कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ का कहना था कि वो अपने शरीर से निकलकर बाहर आ गए थे और ऊपर से अपने शरीर को देख रहे थे। ये सभी अनुभव उन लोगों के अनुभवों से काफी मिलते जुलते थे जो मौत के बेहद करीब पहुंचकर लौट आए थे, लेकिन सिर्फ एक बड़ा फर्क था। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी से वो अपने होश खो रहे थे, उस वक्त कुछ हद तक उनके वही लक्षण थे जो मौत की दहलीज पर खड़े किसी इंसान के होते हैं। लेकिन अपने उस एक्सपीरियंस के दौरान उनमें से किसी की भी अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार, फरिश्ते या दिव्य शक्ति से मुलाकात नहीं हुई। इन सब फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ दिक्कत ये है कि जिस वक्त हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग यानी पेचीदा सोच विचार के लायक नहीं होता, उस दौरान होने वाले परसेप्शंस और पेचीदा यादों के बनने की वजह वो नहीं बता सकते। तो क्या मौत को छूकर आने वाले लोगों के तजुर्बे किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होते हैं जो दम तोड़ने वाला है, या फिर वो इस बात का संकेत है कि मौत के बाद भी कुछ और है? इस सच को जानने के लिए एक बहुत बड़ी साइंटिफिक क्वेस्ट छेड़ने की जरूरत है जिससे इंसानी आत्मा का पता लगाया जा सके। लेकिन क्या आत्मा सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज है या फिर ब्रह्मांड का कोई बुनियादी अंश? क्या मौत के बाद जीवन है? वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल एक और मुश्किल सवाल से जुड़ा हुआ है, और वो ये कि चेतना क्या होती है, ये चेतना कहां से आती है, और जब हम मरते हैं तो वो कहां चली जाती है? डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना टूसॉन में कॉन्शियसनेस स्टडीज के डायरेक्टर। वो एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं। चिंता ना करें, सब कुछ आराम से हो जाएगा। खूबसूरत सपने के बारे में सोचिए।
और जब होश में आएंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। एनेस्थीसिया देने के बाद मरीजों को वक्त गुजरने का पता ही नहीं होता। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो 5 मिनट से बेहोश थे या फिर 5 घंटे से। एनेस्थीसिया हमारी कॉन्शियसनेस को हमसे छीन लेता है। इसके प्रभाव में ही हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करता रहता है, लेकिन तब हमें कुछ पता क्यों नहीं चलता, ये अब भी एक रहस्य ही है। ऑपरेटिंग रूम में कई सालों तक मरीजों को इस हालत में देखने की वजह से हैमरॉफ के मन में ये जानने की इच्छा बेहद तेज होती गई कि आखिर दिमाग में होने वाली हरकतों और कॉन्शियसनेस के बीच किस तरह का संबंध है। फिर 15 साल पहले उनकी मुलाकात महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज से हुई। उन दोनों ने मिलकर इस बारे में एकदम नई क्रांतिकारी थियरी तैयार की कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। एक ऐसी थियरी जो वक्त के साथ अमर आत्मा के बारे में एक तरह की साइंटिफिक बहस में बदल गई, और उसका आधार है हमारे दिमाग के ब्रेन सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अगर आप किसी सेल के अंदर झांक कर देखें तो आपको उसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नजर आएंगे, जो कुछ वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां। वो माइक्रोट्यूबल्स हर सेल में एक तरह की जंगल की तरह फैल जाते हैं, और उसी से हर सेल की बनावट और उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। हमारे ख्याल से माइक्रोट्यूबल्स किसी कंप्यूटर पर परफेक्टली डिजाइन सेल्स की तरह होते हैं, और वो मॉलिक्यूलर लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से न्यूरॉन्स और हमारा दिमाग मिलकर एक क्वांटम कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बुनियादी तौर पर आम कंप्यूटर्स के काम करने के तरीके से अलग होता है। तो यहाँ आप हमारे दिमाग को देख रहे हैं, जिसके 2 हेमिस्फीयर्स हैं। दिमाग की ज्यादातर तस्वीरों में अलग अलग न्यूरॉन्स का एक कलेक्शन देखने को मिलता है। जब एक न्यूरॉन फायर करता है तो वो अगले न्यूरॉन को सिनेप्स या न्यूरॉन संधि पर एक सिग्नल भेजता है, जिससे न्यूरॉन क्रमशः फायर करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ एक न्यूरॉन फायर करता है तो इसके पड़ोसी भी एक के बाद एक पूरे दिमाग में सिग्नल फायर करते चले जाते हैं। ये देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। किसी भी सामान्य कंप्यूटर में सिग्नल्स पहले से तैयार किए हुए रास्तों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स एक मिस्टीरियस प्रोसेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। क्वांटम प्रोसेसेस हमारे दिमाग की चेतना को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे दिमाग के इस हिस्से में न्यूरॉन्स की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका एहसास अगले हिस्से में भी होगा, और वो यहाँ भी प्रोसेस होगी। अलग होने के बावजूद वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब दिमाग के इस हिस्से में कोई हरकत होती है तो वो फौरन इस हिस्से की हरकत को भी प्रभावित करती है। हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि जब दिमाग में किसी एक सेल के माइक्रोट्यूब्यूल्स में कोई बदलाव होता है तो उसका असर दिमाग के दूसरे सेल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स पर भी पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वांटम थियरी के मुताबिक स्पेस के हर पॉइंट में और तो और किसी खाली जगह में भी कोई न कोई जानकारी मौजूद रहती है। ब्रह्मांड की बेजोड़ बनावट में हर जगह जानकारी का भंडार है। क्वांटम जानकारी का वो जानकारी सिलसिलेवार आगे नहीं बढ़ती कि पहले ऊपर फिर नीचे, पहले यहाँ फिर यहाँ। वो जानकारी इस तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर यहाँ भी नजर आता है। इसका मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद जानकारी दिमाग से बाहर मौजूद ब्रह्मांड से संपर्क करके उससे जुड़ सकती है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे से जुड़े होने पर मुमकिन है कि दिमाग की कॉन्शियसनेस की जानकारी भी एक दूसरे से गूंथ कर पूरे ब्रह्मांड में खुलेआम मौजूद हो। हैमरॉफ के मुताबिक हमारी आत्माएं न्यूरॉन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बुनियादी चीज की बनी हुई होती है, बल्कि उनकी रचना उसी चीज से हुई है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस या उससे एकदम पहले वाली जो चीज होती है, जिसे हम प्रोटो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसका वजूद ब्रह्मांड में शुरू से ही है, शायद बिग बैंग के समय से। इससे हमें उस बौद्ध और हिंदू मान्यता की याद आती है जिसके मुताबिक चेतना को ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, और शायद वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है तो फिर शायद उससे इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है कि जब हम मौत की दहलीज पर कदम रखते हैं तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी मरीज का दिल धड़कना बंद कर देता है और उसके खून का बहाव रुक जाता है और उसके माइक्रोट्यूबल्स अपना क्वांटम स्टेट खो बैठते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उसके माइक्रोट्यूबल्स में मौजूद क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट हो ही नहीं सकती। वो यहाँ वहाँ बढ़ जाती है और ब्रह्मांड में घुल जाती है।
अगर मरीज को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाती है तो वो क्वांटम इंफॉर्मेशन फिर से माइक्रोट्यूबल्स में वापस चली जाती है और मरीज कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर आ रहा हूँ। मुझे एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी। मैं एक सुरंग में था। मुझे अपने मरे हुए रिश्तेदार नजर आए। लेकिन अगर मरीज की मौत हो जाती है तो मुमकिन है कि वो क्वांटम इंफॉर्मेशन शायद हमेशा के लिए उसके शरीर के बाहर मौजूद रहती हो, आत्मा के रूप में। कई वैज्ञानिकों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ा एक क्वांटम कंप्यूटर है, मगर हैमरॉफ के मुताबिक इस दिशा में की गई रिसर्च से धीरे धीरे ये बात साबित हो रही है। हाल ही में क्वांटम इफेक्ट्स की मदद से कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित होते देखा गया है, जैसे कि पक्षियों की उड़ान, फोटोसिंथेसिस और मनुष्यों की सूंघने की शक्ति। अभी तक कोई भी इस थियोरी को गंभीर चुनौती नहीं दे पाया है। उसमें अब भी दम है और हमने जो आइडियाज 15 साल पहले पेश किए थे उनके सपोर्ट में नए नए सबूत लगातार सामने आते जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अब भी नहीं जानते कि कॉन्शियसनेस आती कहां से है और जब हम मर जाते हैं तो वो कहां चली जाती है। अगर हमारे पास इसे मापने का जरिया होता तब शायद हमें इन सवालों के जवाब भी मिल सकते थे और मुमकिन है कि वो जरिया जल्दी ही हमारी पहुंच के भीतर हो, क्योंकि अब एक वैज्ञानिक हमारे मन की गहराइयों की था लेने की कोशिश कर रहा है, हमारे उस रहस्यमय मेंटल पैटर्न का पता लगाने की उम्मीद में जिसकी बदौलत हम वो बनते हैं जो हम हैं। इंसानी दिमाग का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। ये महज 1.25 किलो के मुलायम टिश्यूज से बना है, लेकिन ये ऐसे ऐसे विचारों को जन्म दे सकता है जो दुनिया को बदल कर रखते हैं। ये ऐसे अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ सकता है जैसे मार्टिन लूथर किंग और चंगेज खान। इसे ये भी मालूम होता है कि ये क्या है, ये अपने बारे में जानता है। हमारे ख्याल से इसमें आत्मा भी होती है, लेकिन वो आत्मा इसमें आती कहां से है? क्या कॉन्शियसनेस दिमाग से ही जन्म लेती है? क्या दिमाग के मरने के बाद भी जिंदा रहती है? लोगों के मरने के बाद इंसानी दिमाग का क्या होता है, इस बात की स्टडी करना आसान नहीं है। मौत कभी कहकर तो आती नहीं, लेकिन मौत के एक रूप से हम लोगों की रोज मुलाकात होती है। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चुपचाप खिसक जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर जूलियो टोनोनी इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तब हमारे दिमाग में क्या बदलाव आता है, और साथ ही उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो ये रहस्य जानने में कामयाब रहेंगे कि हमें बनाने के पीछे आखिर किस चीज का हाथ होता है। जब हम बिना सपनों वाली गहरी नींद में डूब जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन सच ये भी है कि उस स्थिति में भी हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता। उस समय भी उसके न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स वैसे ही काम करते रहते हैं जैसे कि जागते समय करते थे। इसलिए ये एक दिलचस्प साइंटिफिक सवाल है कि जब आपका दिमाग एकदम ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है तब सोते वक्त आप कहाँ गायब हो जाते हैं। टोनोनी के मुताबिक हमारा मन कितना कॉन्शियस है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी जानकारी बांटते हैं। हमारा जो तजुर्बा जितना गहरा होगा उससे हमारे दिमाग में अलग अलग आकारों के उतने ही पेचीदा और ऐसे पैटर्न्स पैदा होंगे जिन्हें टोनोनी के मुताबिक मापा जा सकता है। हर एक्सपीरियंस बेसिकली अपने आप में एक बेजोड़ आकार का होता है। मिसाल के तौर पर किसी आग से उठती हुई लपटों का आकार अपने आप में बेजोड़ होता है जो कि लगातार बदलता रहता है। जहाँ तक दिमाग में बनने वाले आकारों का सवाल है, वो एक ऐसी चीज से बने होते हैं जिसे मैं रिश्तों की जानकारी का नाम देता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा आकार होता है जो अंदरूनी रोशनी से दमकता है। कॉन्शियसनेस की आग एक बिल्कुल अलग तरह की खास आग होती है जो कि दिमाग के अंदर पैदा होती है और इसे जलने के लिए खास चीजों की जरूरत होती है। लेकिन वो आग किस वक्त जल रही है और किस वक्त बुझी हुई है उसका अंदाजा लगाना किसी ब्रेन स्कैन पर नजर डालकर जानकारी पाने के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जूलियो टोनोनी ने बिना सपनों वाली नींद की स्टडी के लिए एक पूरी लैब तैयार की। फिर ये जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तो हमारे दिमाग में क्या बदलाव होता है। न्यूरोलॉजी में ये एक्सपेरिमेंट ठीक इस बात का पता लगने जैसा है जैसे किसी अंधेरे घर का दरवाजा खटखटाना। इस एक्सपेरिमेंट में हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हम दिमाग को खोले बिना और उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसमें थोड़ा सा करंट दौड़ाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर उसका क्या असर होता है। पहले टीम उस वॉलंटियर पर एक प्रयोग करती है जो अभी जाग रहा है। फिर इलेक्ट्रोड्स के एक जाल के जरिए उसके दिमाग में हो रही सारी हरकतों का जायजा लिया जाता है।
अब उसके सिर के ऊपर एक मैग्नेटिक कॉइल रखा जाता है, फिर एक स्विच दबाया जाता है जिससे 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक मैग्नेटिज्म की एक लहर उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को झकझोरती है। इस झटके से दिमाग के एक छोटे से हिस्से के न्यूरॉन्स फायर करते हैं और फिर बाकी न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं जिससे वो भी फायर करते हैं। न्यूरॉन्स की पेचीदा हलचल कॉर्टेक्स के लगभग 1/3 हिस्से में फैल जाती है और सेकंड के 1/3 हिस्से तक टिकती है। कॉन्शियस दिमाग किसी बजती हुई घंटी की तरह थरथराता है। इसका मतलब है घर में कोई न कोई मौजूद जरूर है, लेकिन जब दिमाग में कॉन्शियसनेस नहीं होती तब क्या होता है? अब जब ब्रैडी सो रहे हैं, हम उस घंटी को एक बार फिर बजाएंगे और देखेंगे कि नींद में उनका दिमाग किस तरह पेश आता है।